आपने तो पढ़ रखा है ना ये। अभी अपन पढ़ेंगे मौर्य कला। तो अब तो कोई ये कह नहीं सकता समझ में नहीं आएगा, हैं? मौर्य कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर एंड हेरिटेज। और मौर्य आर्ट का जो भारत में मौर्य काल था ना, कला को समझने के लिए एक बार काल की बात करते हैं। वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व था। ये समय भारत में क्या कहलाता है? मौर्य काल कहलाता है। इसका पहला शासक था अपने पास चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा था बिंदुसार, तीसरा था सम्राट अशोक, चौथा है कुणाल, फिर है दशरथ, इसके बाद है संप्रति, इसके बाद सालिसुक, देववर्मा, सतधनवा और बृहद्रथ अंतिम। यही है। इन शासकों ने अपने कार्यकाल में कला और संस्कृति के लिए क्या काम किया, वो पढ़ेंगे अभी। इन शासकों की राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, वो सब अलग मुद्दे हैं। यहां केवल और केवल अपन क्या पढ़ेंगे? मौर्य आर्ट एंड कल्चर। किनका? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेके और बृहद्रथ तक का। यही है। अभी देखो सबसे टिपिकल कंपोनेंट है ये, अभी याद हो जाएगा तुम्हारे। अभिलेख। अच्छा अच्छा, वैसे बताता हूँ। इस आर्ट को आप दो भागों में बांट सकते हो। एक तो राजकीय कला और दूसरा लोक कला। राजकीय कला का मतलब होता है जिसको राजाओं ने संरक्षण दिया। राजाओं के संरक्षण में जो कुछ भी गतिविधियां होंगी वो क्या कहलाएंगी? राजकीय कला। ऐसे भी तो सिर्फ लोग होंगे जो चाहे किसी भी गरीब स्थिति में रह लेंगे, लेकिन राजाओं का संरक्षण स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे जो भी करेंगे।
तो मौर्य काल में ऐसे जो लोग थे उन्होंने यक्ष की मूर्तियां बनाई, और वो सारे यक्ष की मूर्तियां किस में आती हैं? हद तो ये हो रही है कि इस सारी कला को छोड़कर ये लोक कला से सवाल पूछ रहे हैं। इस पे पढ़ेंगे 10 पेज और यहां आएगा 1 पेज, और 1 पेज से 2 सवाल पूछ लिए ये लोग, फिर रह गई सारी राजकीय कला। सम्राट अशोक के अभिलेख तो फिक्स है, वहां से तो एक सवाल आएगा ही आएगा। सम्राट अशोक के अभिलेख से तो ऑलवेज सवाल पूछे ही, स्तूप से भी सवाल बनते हैं। लेकिन आजकल नया ट्रेंड क्या है? लोक कला से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो राजकीय कला में सबसे पहले आते हैं सम्राट अशोक के अभिलेख। और सम्राट अशोक के अभिलेख 3 तरह के हैं। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। सम्राट अशोक के अभिलेख 3 तरह के हैं, कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है। शिलालेख 2 तरह के हैं, बृहत लार्ज और स्मॉल लघु। और ये भी बृहत और लघु। राज्य की कला में सम्राट अशोक के अभिलेख हो गए, एक स्तूप, और इसके बाद नगर नियोजन। मुद्रा प्रणाली, भाषा साहित्य और शिक्षा, और सम्राट अशोक का धम्म और धर्म। ये साथ साथ ही बनाना है, हैवी कंपोनेंट है। और फिर आप ऐसे उम्मीद करो कि भाई मैं तुमको बोर्ड पे भी समझाता रहूँ सारा, और ये साथ साथ बनाना है। बना दिया।
कॉपी बनाए इसकी एक, और उसके ऊपर लिखे इंडियन आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज, पूरी एक कॉपी बनेगी ये। चेंज कर दूं पेज? और जो छूट गए हैं 2 टॉपिक, वो किसी कॉपी देख लें, 2-5 ही पेज हैं शायद, हैं? ज़्यादा है? ज़्यादा कहाँ है, साहित्य तो पढ़ा है, एक सिंधु कला में ही क्या है, तो फोटोकॉपी करा लें उनकी। और मोबाइल ऐप तो फोटोकॉपी कहाँ जरूरत है, और फोटोकॉपी भी क्यों कराएं, एप्लीकेशन पे घर देख के और लिखें, है ना? या फिर वेट कर लें नेक्स्ट आने का। चेंज कर दूं क्या? जो भी ऑप्शन सूट करे ना अपने को, वो देख लें। मौर्य कला की विशेषताएं। इसकी पहली विशेषता है प्राचीन कला में स्थान। इसकी पहली विशेषता क्या है? प्राचीन कला में इसका स्थान आता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद हमको मौर्य काल से अभिलेख मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के बाद मौर्य युग से ही अभिलेख मिले। दूसरी विशेषता है कला में काष्ठ, वुड, लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग। कला में काष्ठ यानी लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तो निर्माण कार्यों में ईंटों का इस्तेमाल किया था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद और मौर्य युग तक भारत में जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं उनमें तो अब लकड़ी की जगह किसने ले ली? तीसरी विशेषता है चमकदार पॉलिश का प्रयोग। सम्राट अशोक के स्तंभ देखें कैसे चमक रहे हैं, तो वो कैसे हैं? पेंटेड हैं, पॉलिशदार हैं। और नेक्स्ट विशेषता है कला की प्रेरणा धर्म था। कला की प्रेरणा धर्म था। इसके द्वारा धर्म का प्रचार किया गया। तो मौर्य कला की पहली जो विशेषता है वो ये है कि इसका प्राचीन कला में स्थान है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के बाद हमको मौर्य युग से ही अभिलेख प्राप्त, बाकी बीच के 1000 साल के हमारे पास कोई अभिलेख नहीं है, 1500 साल के कोई अभिलेख नहीं है। दूसरा है कि इस समय लकड़ी की जगह पत्थरों का प्रयोग होना शुरू हो गया। सिंधु घाटी के लोगों ने ईंटों का इस्तेमाल किया था, कच्ची और पक्की, लेकिन वैदिक आर्यों ने घास फूस लकड़ी से निर्माण किए। ठीक है। जैन और बौद्ध युग में भी, बौद्ध युग जो महात्मा बुद्ध का काल है जिसमें महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध हुए, उस पूरे कालखंड में भी लकड़ी का ही इस्तेमाल है। तो अब वापस से पत्थरों का इस्तेमाल शुरू हुआ मौर्य युग में। और मौर्य जो कला है वो कैसी है? पेंटेड है,
सम्राट अशोक के स्तंभ आप देखोगे मोबाइल में निकाल के तो ऐसा लगेगा जैसे कल ही फैक्ट्री से बन के आया है। इतने समय के बाद भी जो इसके पिल्लर हैं वो चमक रहे हैं। और आखिरी विशेषता है कला की प्रेरणा धर्म था, इसके द्वारा धर्म का प्रचार हुआ। क्लियर? आगे चले, नोट कर लिया ना सबने? ये सबसे पहला पॉइंट जो अपन पढ़ेंगे वो है सम्राट अशोक के अभिलेख। और अभिलेख हेडिंग लिख दिया सम्राट अशोक के अभिलेख। तो अभिलेख समझने से पहले, सम्राट अशोक के अभिलेख पढ़ने से पहले आप ये तो समझो कि अभिलेख होते क्या हैं। तो अभिलेखों का जो अध्ययन है ना, अभिलेख जो हैं ये किसी कठोर सतह अथवा पटल पर लेख होते हैं। किसी भी कठोर सतह अथवा पटल पर जो कुछ भी लिख दिया गया वो क्या है? अभिलेख है। जैसे कठोर सतह कौन सी? लकड़ी, पत्थर, हाथी दांत, धातु, ताम्रपत्र, ठीक है ना, मूर्तिकला, खूब सारे ले सकते हो आप। ये सब क्या है? इसमें एक और फेमस प्रकार रह गया, रदभांड, शंख इत्यादि। किसी भी कठोर सतह अथवा पटल पर जो कुछ भी लिख दिया गया वो क्या कहलाएगा? अभिलेख कहलाएगा। ठीक है? और वो कठोर सतह पटल क्या होते हैं? जैसे लकड़ी, चट्टान, हाथी दांत, ताम्रपत्र, मूर्तिकला, मृदभांड, शंख इत्यादि क्या हैं? ये कठोर सतह हैं। तो इन अभिलेखों का जो अध्ययन है, अभिलेखों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अब लिखने के लिए क्या चाहिए आपको? आप बिना लिपि के कुछ भी लिख सकते हो क्या? बिना लिपि के हम कुछ नहीं लिख सकते। तो लिपि का अध्ययन कहलाता है पैलियोग्राफी। लिपि का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोग्राफी कहलाता है। तो दुनिया की अगर हम प्राचीन लिपियों की बात करें, अगर हम दुनिया की प्राचीन लिपियों की बात करें तो सबसे पहले लिपि आएगी हमारे पास क्यूनिफॉर्म। दुनिया की सबसे प्राचीन लिपि हमारे पास कौन सी है? क्यूनिफॉर्म। इसको हिंदी में बोलते हैं कीलाकार। ये लिपि मेसोपोटामिया की है। दुनिया की सबसे प्राचीन लिपि कहां से है? मेसोपोटामिया सभ्यता से है। और इस लिपि को क्या नाम दिया गया है? क्यूनिफॉर्म नाम दिया गया है। इन्होंने
गीली मिट्टी के स्लेट्स पर लिखा। इन्होंने किस पे लिखा? गीली मिट्टी के स्लेट्स पर। स्लेट अपने बचपन में काम में ली होंगी ना, जैसे छोटी छोटी इन्होंने स्लाइड्स बना ली और उस पर इन्होंने देखो ऐसे ऐसे कील जैसे अक्षर बना दिए, इसलिए इस लिपि का नाम क्या आ गया? कीलाकार लिपि। और गीली मिट्टी के स्लेट्स पे जब इन्होंने लिखा, फिर इसे आग में पका लिया तो ये टेराकोटा बन गया ना, मजबूत हो गया, अब टूटेगा ही नहीं। इसलिए हमको खुदाई में ये टेराकोटा मिल गए और मेसोपोटामिया यानी इराक की लिपि मिल गई। तो दुनिया की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? यूनिफॉर्म यानी कीलाक्षर, कील जैसे अक्षरों वाली लिपि। और इसे ब्रिटेन के हेनरी रॉलिंसन ने पढ़ा। ये लिपि सबसे पहले किसने पढ़ी? और नंबर 2 है चित्रलिपि। हायरोग्लिफिक। दुनिया की दूसरे नंबर पर लिपि कौन सी है? चित्रलिपि है। और इसे क्या कहते हैं? हायरोग्लिफिक कहते हैं। और ये लिपि मिस्र सभ्यता की है। यूनिफॉर्म लिपि कहां से है? मेसोपोटामिया से। और चित्रलिपि कहां से है? मिस्र सभ्यता से है। क्यूनिफॉर्म लिपि को पढ़ने में सफलता, क्यूनिफॉर्म लिपि को मेसोपोटामिया के निवासियों ने किस पे लिखा? गीली मिट्टी के स्लेट्स पर। और मिस्र के निवासियों ने पेपिरस, पेड़ के पत्तों पर लिखा। मेसोपोटामिया के लोगों ने जो कुछ भी लिखा वो कील जैसे अक्षरों के माध्यम से लिखा, और मिस्र के लोगों ने जो कुछ भी लिखा वो चित्रों के माध्यम से लिखा। ये जो आपके हाथ में जो ये कागज है जिस पे आप लिख रहे हो, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पेपर की उत्पत्ति पेपिरस से ही हुई है। पेपर की उत्पत्ति किससे हुई है? पेपिरस से ही हुई है। ठीक है। और मिस्र की लिपि को फ्रांस के सांपोली ने पढ़ा। मिस्र की लिपि को किसने पढ़ा है? फ्रांस के सांपोली ने पढ़ा है। और दुनिया की तीसरी लिपि अपने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है इसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ ली जाए तो हमको बहुत सारे नई जानकारियों का पता चल जाएगा, लेकिन नहीं पढ़ पा रहे। तो अब बात यह है कि सम्राट अशोक के अभिलेख तो पढ़ लिए गए हैं, तो भारत के लोग और किसी पर भी तो लिख रहे थे पहले। अभिलेख यानी किसी भी कठोर सतह या पटल पर, जैसे आपके सामने कमरे में पिल्लर है तो ये स्तंभ लेख हो गया। और अगर चट्टानों पे कुछ मिल गया पहाड़ों पर तो शिलालेख हो गया। और वो शिला गुफा में मिल गई तो
इससे पहले भी तो कुछ तो लिख रहे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को तो पढ़ नहीं पाए हैं, उसकी तो बात ही खत्म हो गई। और मौर्य युग के अभिलेख हमने सारे पढ़ लिए, तो बीच में भी कुछ तो लिख रहे होंगे 1500 साल में। तो इस दौरान हमको जो मिला है, देखो उसकी बात करें। चेंज कर दूं क्या स्लाइड? तो अपने एक तो प्रचलित थे क्या, अरे मिस्र के लोगों ने बता दिया ना कि पेड़ के पत्तों पे लिखा जा सकता है, तो हमने क्या शुरू कर दिया, भोजपत्र। कैसे? हिमालय क्षेत्र में भुर्ज वृक्ष के पत्तों पर लिखा। अरे सरकंडे की तो हमने कलम बना ली, और जो पत्ते थे भुर्ज वृक्ष के, उसको हमने ऐसे काट लिया चौकोर, और ऐसे छेद करके और धागे से उनको पिरो दिया ना। धागे के तौर पे उस समय कागज था नहीं, तो और कोई काम में ले लिया। तो ऐसे हमको जो पांडुलिपियां मिलती है, एक वर्ड आता है पांडुलिपि, अंग्रेजी का मेन्यू स्क्रिप्ट, एक वर्ड आता है क्या, पांडुलिपि, मेन्यू स्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या होता है, हाथ से लिखा हुआ। तो सबसे प्राचीन जो पांडुलिपियां मिली हैं अपने को, वो कौन सी हैं, भोजपत्र है, ठीक है ना, या फिर तालपत्र है। और तालपत्र क्या है, नारियल के पत्तों पर लेख। तालपत्र क्या है, नारियल के पत्तों पर लेख। और ताम्रपत्र, तांबा धातु पर लेख। बना दिया ये सारा। अब अपन अगर भारत की बात कर रहे हैं, तो अपने पास जो सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, वो है सैंधव लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, ये सबसे प्राचीन लिपि है। इसके साथ दिक्कत क्या है, अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली हमको। अभी तक हमको सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। तो फिर क्या करें, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है, वो भारतीय उपमहाद्वीप की पढ़ी गई सबसे प्राचीन लिपि है। ब्राह्मी लिपि भारतीय उपमहाद्वीप की पढ़ी गई सबसे प्राचीन लिपि है, और इसे दक्षिण एशिया की
मातृलिपि कहते हैं। दक्षिण एशिया की सभी लिपियों की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि से हुई है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दक्षिण एशिया की मातृलिपि कहते हैं। तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफ। और लिपि का अध्ययन पैलियोग्राफी। दुनिया की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? यूनिफॉर्म लिपि। कहां से? कहीं पे लिखा? गीली मिट्टी के स्लेट्स पे लिखा, जिनको बाद में टेराकोटा बना लिया। ठीक है ना? तो मेसोपोटामिया की लिपि को किसने पढ़ा? हेनरी रॉलिंसन ने। चित्रलिपि कहाँ की है? मिस्र की। इसे चित्रलिपि क्यों कहते हैं? इन्होंने जो कुछ भी लिखा वो चित्रों के माध्यम से लिखा। किस पे लिखा? पेपिरस पेड़ के पत्तों पर लिखा। इसे किसने पढ़ा? फ्रांस के, चलो बता देता हूँ, नेपोलियन 1798 में मिस्र आ गया था। मिस्र में आके वो इंग्लैंड से पराजित हो गया, तो उसे मजबूरी में रहना पड़ा। तो नील नदी की एक सहायक नदी है रोसेटा। नील नदी की सहायक नदी है कौन सी? रोसेटा नदी के किनारे उसके सैनिक जब कुछ काम कर रहे होंगे तो इनको वहां एक पत्थर मिल गया। तो ये उस पत्थर को लेके नेपोलियन के पास आए। और नेपोलियन की सेना में एक इंजीनियर था, सामपोइले, सामपोली बोलते हैं जिसको, इंजीनियर था उसका। तो ये पत्थर नेपोलियन ने उसको दिया। इस रोसेटा पत्थर पर चित्रलिपि, यूनानी लिपि और मिस्र की एक स्थानीय डिमोटिक लिपि, 3 लिपियां अंकित थी। तो यूनानी लिपि लिखी हुई है ना, और नेपोलियन यूनानी है, फ्रांस का है ना, यूरोप का है। तो यूरोप में पहले यूनान की तो सभ्यता थी, तो वो यूनान की लिपि को तो जानते हैं यूनान के, यूरोप के लोग। यूनान की लिपि के अक्षरों की सहायता से इन्होंने चित्रलिपि को पढ़ लिया। किसने? सामपोली ने। तो दुनिया से मिस्र की सभ्यता को परिचित कराने का श्रेय किसे है? नेपोलियन को। नेपोलियन को। तो नेपोलियन अगर मिस्र नहीं जाता तो हाँ, मिस्र की सभ्यता भी हमको नहीं मिलती। अपन तो पढ़ रहे हैं सम्राट अशोक के अभिलेख। तो अभिलेख क्या होते हैं यही समझने के लिए तो बात की अपन ने। 1750 में, कब की बात है? देखो, मैं पहले कुछ समझाता हूं फिर आपके समझ में आएगा, फिर आप खुद ही जवाब देंगे सारे। आप ऐसे ध्यान रखो, नेपोलियन का कोई भी अभिलेख अगर वर्तमान भारत भूमि में मिलेगा तो उसकी लिपि होगी ब्राह्मी। सम्राट अशोक का अगर कोई भी अभिलेख वर्तमान भारत भूमि में मिलेगा तो उसकी लिपि क्या होगी? ब्राह्मी। और भाषा क्या होगी? प्राकृत भाषा। आप ये देखो, सम्राट अशोक का जो अभिलेख हमसे पूछा जा रहा है वो भारत में है क्या? तो उसकी लिपि क्या होगी? ब्राह्मी। और ये अपने पाकिस्तान, और पाकिस्तान में तो जो भी मिलेगा वो खरोष्टी में। और ये इसके ऊपर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से हमको एक तो अरेमाइक लिपि में मिलेगा, काबुल से लंगमान। लंगमान कहाँ पे? काबुल में। ये मिला है अरेमाइक लिपि में। और एक मिला है हमको सर ए कूना, और सर ए कूना है कंधार में। और ये मिला है द्विभाषी, ड्यूअल लैंग्वेज में है। इसमें
यूनानी और अरेमाइक लिपि में। सम्राट अशोक का कोई भी अभिलेख अगर हमको वर्तमान भारत में प्राप्त होता है तो उसकी लिपि क्या है, उसकी भाषा क्या है? अगर वो पाकिस्तान से मिला है तो खरोष्टी में, और अगर वो अफगानिस्तान में, दो ही जगह मिले हैं, अगर अफगानिस्तान में वो काबुल से मिला है तो अरे लंगमान से मिला है तो अरेमाइक लिपि में, और द्विभाषी अभिलेख कहां से मिला है? सरेकुना से। दो भाषाओं में अभिलेख कहां से मिला हमको? सरेकुना से। सम्राट अशोक पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा को संबोधित करने के लिए अभिलेख लिखवाए, और प्रजा साम्राज्य के अलग अलग भागों में रहती है और उनकी भाषा अलग अलग है, इसलिए अभिलेखों की भाषा भी अलग अलग है। अभिलेखों के माध्यम से हमने, अरे अभिलेखों के माध्यम से सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा को संबोधित किया ना, और प्रजा साम्राज्य के विभिन्न भागों में है, उनकी भाषा बोली लिपि क्या है? अलग अलग है, इसलिए अभिलेखों की भाषा भी अलग अलग है। बना लिए ये? तो सम्राट अशोक के अभिलेख अगर आपसे पूछे जाएं, ठीक है ना, तो किस भाषा में है? कांता, कांता ही नाम है तुम्हारा, बताओ। सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? ये सामने बन रहा, देख के बताओ आराम से। ब्राह्मी लिपि में, और भाषा प्राकृत भाषा में। जैसे सुनिए, लिखा नहीं अब तक? लिख दिया? बताना मेरे को, सम्राट अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत में, और लिपि ब्राह्मी। विष्णु बताओ, सम्राट अशोक के अभिलेख किस भाषा में है और लिपि ब्राह्मी? बताओ रोबिन, ये देख के बताओ आराम से। सम्राट अशोक के अभिलेख किस भाषा में है और लिपि ब्राह्मी? शेखर कहाँ है, बताओ। बता रहे कॉमन। तो मतलब मेरे को क्या बताना चाह रहा है? मैं पूछ रहा हूँ सम्राट अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? भाषा प्राकृत है, और लिपि कौन सी? बताओ मनीषा। प्राकृत भाषा है, तो सम्राट अशोक के अभिलेख केवल भारत से ही मिले हैं? फिर तेजस्विनी, सम्राट अशोक के अभिलेख केवल भारत से मिले हैं, तो फिर आप ऐसे क्यों नहीं कह रहे हो? सम्राट अशोक के अभिलेख भारत में प्राकृत भाषा में, और आगे खरोष्टी, ग्रीक और अरेमाइक में भी मिले हैं। हाँ, सम्राट अशोक के यूनानी, ग्रीक, ग्रीक यानी यूनानी। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि, और सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख ये फेवरेट सवाल है, यहीं तो आप परेशानी उठाते हो।
अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में मिले हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये उत्तर पश्चिम में, अगर केवल सम्राट अशोक के अभिलेखों की भाषा पूछें तो भाषा है प्राकृत, यूनानी और अरेमाइक। और अगर लिपि पूछे तो आपके सामने 4 लिपि लिखी हुई हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरेमाइक। तो यहां आपको पता चल गया होगा कि खरोष्टी लिपि की भाषा भी क्या है मीना? प्राकृत ही है। खरोष्टी लिपि की भाषा भी क्या है? प्राकृत ही है। तो इसलिए तो सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस में है? प्राकृत भाषा में है। लेकिन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से ये हमको यूनानी और अरेमाइक लिपि में भी प्राप्त होते हैं। बना दिए क्या? तो देखो ये कैसे काम करेगा। अभी तुम सब जवाब दोगे। अरे आप सब लोग अब इसका आंसर दे देंगे। ये समझ में आ गया क्या? जैसे ही मुंडी हिला रहे हो। आ गया? क्या आ गया मेरे को बताना। बताना आरती, क्या आ गया? सम्राट अशोक। ये ऑलवेज रिमेंबर करो कि खरोष्ट लिपि की भाषा क्या है। यही तो लॉजिक है इसमें। देखकर खरोष्ट लिपि की भाषा क्या है? प्राकृत ही है। ठीक है ना? तो इसलिए अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि और, लेकिन उत्तर पश्चिम में ये हमको खरोष्ट लिपि, यूनानी और अरेमाइक में भी प्राप्त। तो भाषा पूछेंगे तो प्राकृत, यूनानी और अरेमाइक है। और अगर लिपि पूछेंगे तो हाँ। देखो ये क्यों जरूरी था, बात करते हैं। 1750 ईस्वी में, 1750 की बात है, टिफिन थैलर को कब की बात है? 1750 की बात है। टिफिन थैलर को दिल्ली मेरठ अभिलेख मिला, लेकिन ये पढ़ नहीं सका इसे। सेवनटीन 1750 में टिफिन थैलर को दिल्ली मेरठ अभिलेख मिला, लेकिन ये उसे पढ़ नहीं सका। तेजस्विनी बताओगे किस लिपि में था? कांता तुम बताओगी? कैसे पता लगाया आपने? क्योंकि भारत में है। हो गया क्लियर? यही लॉजिक है। आगे सारे बता दोगे लाइन लगा के तुम। या फिर सम्राट अशोक के अब तक हमको 163 अभिलेख मिल चुके हैं। अभिलेख तो 40 मिले हैं, लेकिन उनकी प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी मिली है 163। तो 163 रट लो, कौन सा किस भाषा और लिपि में। रोबिन क्या आसान है? 163 को 1 बाई 1 रटेगा या फिर ये जो फॉर्मूला बताया ये काम करेगा? फॉर्मूले के हिसाब से पक्का? पूछूं मैं तेरे से एक सवाल? ठीक है, तो 1837 की बात है। जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप था।
ये प्रिंसेप भैया कलकत्ता टकसाल में, ये तो लिखते लिखते अक्षर बनना ही बंद हो जाते हैं शाम होते होते तो। कलकत्ता टकसाल में क्या था? ऐसे मास्टर था। जेम्स प्रिंसेप कलकत्ता टकसाल में क्या था? ऐसे मास्टर, समझते हो? जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कलकत्ता मिंट्स थी उसमें ये ऐसे मास्टर था। ऐसे मास्टर का मतलब है आप जो कोइंस प्रिंट करोगे ना, उनके ऊपर जो लिखा जाएगा उसकी जांच करेगा ना कोई। सिक्कों पर निबंध कैसे लिखा जाता है? 2 पेज का, कुछ ही अक्षर लिखे जाते हैं ना, तो वो सही फॉर्मेट में लिखे जाएं। ये काम करने वाला क्या कहलाता है? आप ऐसे मत समझो कि जिन लोगों ने इतिहास की खोज की है, आरंभिक इतिहास लिखा है, उनके पास यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री थी ऑथेंटिक, या पीएचडी थे, या प्रोफेसर थे। नहीं, उनमें जुनून था कुछ करने का, वो हिस्टोरियन नहीं थे। अलेक्जेंडर कनिंघम ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में क्या था? सैनिक था। साम्पोली कौन था? इंजीनियर था। ये कौन है? ऐसे मास्टर है। केवल कोई भी काम करने का हमें क्या होना चाहिए? हौसला, कि हम ये कर देंगे, फिर वो हो जाएगा। लेकिन हम अधिकांश क्या करते हैं? बातें ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं, है ना प्रेम? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में दिल्ली टोपरा अभिलेख पढ़ा। बता रोबिन। दिल्ली टोपरा अभिलेख किस लिपि में है? कैसे पता चला? अरे हो गया ना। सारे बताओगे? मैं जितने भी आपके बताने वाला हूं। क्या कह रहे? नहीं तो टाइम। तो ये दिल्ली टोपरा अभिलेख किस लिपि में था? ब्राह्मी लिपि में। तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता किसे मिली है? तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता मिली है जेम्स प्रिंसेप को। तो अभी तक जो रिकॉर्ड उपलब्ध है, सम्राट अशोक के 40 अभिलेख मिल चुके हैं, जिनकी 163 प्रति मिल चुकी है। इनके आधार पर D.R. भंडारकर ने सम्राट अशोक इतिहास लिखा है। और एक फ्रांसीसी है सेनार्ते, एक फ्रेंच व्यक्ति है कौन? सेनार्ते। उसने सम्राट अशोक के ऊपर ग्रंथ लिखा है, ले इंस्क्रिप्शन प्रियदर्शी। ले इंस्क्रिप्शन प्रियदर्शी अभिलेख लिखा है, इतिहास लिखा है फ्रांस के। तो अभी तक हमको जो सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हैं 40, इनमें से जो नवीनतम है ये
रतनपुरवा और दुर्होतवा हैं, और ये दोनों ही उत्तर प्रदेश से मिले हैं। सम्राट अशोक के नवीनतम लेख हमें कहाँ से मिले हैं? दुर्होतवा और रतनपुरवा से मिले हैं। कहाँ हैं ये? यूपी में हैं। तो टेलर दिख गया, पिक्चर शुरू करें फिर? अभी मतलब टेलर को आप दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं, फिर कहोगे पिक्चर समझ में नहीं आ रही है। हाँ, अभी तक अपने को सम्राट अशोक के कितने अभिलेख मिल चुके हैं? इनकी फोटोकॉपी मिला के, एक ही बात एक से ज्यादा जगह से मिलती है तो उसे प्रतिलिपि बोलते हैं। अभी तो आपके पास फोटोकॉपी की मशीन है, प्रिंट निकलवा लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिलिपि। तो ये 40 अभिलेखों की टोटल प्रतिलिपि कितनी है? 163। तो ये अभिलेखों के आधार पर इतिहासकार हुए हैं डी.आर. भंडारकर, उन्होंने सम्राट अशोक का इतिहास लिखा है। तो अभिलेखों के आधार पर सम्राट अशोक का इतिहास किसने लिखा है? ऐसे ही फ्रांसीसी सेनार्ते एक व्यक्ति हैं फ्रांस के, उन्होंने ग्रंथ लिखा है कौन सा? ले इंस्क्रिप्शन प्रियदर्शी। सम्राट अशोक के जो नवीनतम अभिलेख अपने को मिले वो कौन से हैं? रतनपुरवा और दुर्होतवा। सम्राट अशोक के अभिलेखों की भारत में भाषा क्या है और लिपि क्या है? इसके अतिरिक्त ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में किन लिपियों में मिले हैं? खरोष्टी, अरेमाइक और, ये क्लियर हो गया, परफेक्ट। द्विभाषी अभिलेख कहां से मिला है? सरेकुना कंधार से। किन लिपियों में? यूनानी और अरेमाइक में। ठीक है, आप एक लिपि जानते हो, आज एक भाषा जानते हो, उर्दू जानते हो क्या? तो ये उर्दू की उत्पत्ति खरोष्टी लिपि से हुई है। उर्दू किस में लिखी जाती है? ब्राह्मी के अपोजिट है उर्दू। ब्राह्मी लिपि के विपरीत है खरोष्टी। आप जब भी लिखते हैं तो लेफ्ट से राइट लिखते हैं कि राइट से लेफ्ट लिखते हैं? ये ब्राह्मी है, देवनागरी। और खरोष्टी कैसे लिखी जाती है? राइट से लेफ्ट, हो गई ना अपोजिट। ठीक है, तो सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की? और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप ने। चलो फिर मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि बच्चे अच्छा जवाब देंगे। तो अपन सबसे पहले सम्राट अशोक के शिलालेख पढ़ेंगे। अभिलेख 3 तरह के हैं ना, शिलालेख, स्तंभलेख और, तो शिलालेखों में पहला पढ़ेंगे क्या? वृहत शिला। तो ये जो वृहत शिलालेख हैं इनकी संख्या जो है वो 14 है, और ये हमको कितने स्थानों से मिले हैं? 8 स्थानों से मिले हैं। सम्राट अशोक के वृहत शिलालेखों की संख्या कितनी है और ये हमको कितने स्थानों से मिले हैं? 8 स्थानों से मिले हैं। ठीक है, तो शिला से ये तो पता चल गया ना कि पर्वत की चट्टानों पे लिखे हैं, इसलिए क्या नाम है इनका? शिलालेख है। ठीक है, अब यहां देखो, जनरली हम जो समझते हैं वो हम ये समझते हैं कि सम्राट अशोक के वृहत शिलालेख हमको, मैं वो 8 स्थान लिख देता हूं, तभी तो पता चलेगा आप क्या समझे हो, मैं क्या समझा रहा हूं। कहीं मैं भेजना चाह रहा हूं तुमको दिल्ली और तुम, हाँ
तो सम्राट अशोक के वृहत शिलालेखों के 8 स्थान ये रहे, क्लियर? स्थान 8 ये रहे ना। अब प्रियांशु तुमको क्या विचार आया दिमाग में? ये 8 स्थान ये रहे, तो ये संख्या 14th क्या दिखाई दी तुमको? फोटोकॉपी होगी कैसे? नहीं मतलब अलग अलग जगह से मिली है, ये रही जगह 8। अब आप ये संख्या 14 को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उससे पूछो, इससे पूछो। प्रियांशु ये है, प्रियांक बताओ। नो आइडिया, बताओ कांता। ये 8 स्थान लिख दिए ना, और इन पे सम्राट अशोक की क्या लिखी हुई है? घोषणाएं। अब आपको बताना है ये 14 संख्या क्या है। अरे नहीं, मैं एक एक से पूछ रहा हूं, बताओ तेजस्विनी। जो भी सही गलत बताओ कांता, जो भी सही गलत है, इससे एजिटेशन दूर होगा और अपने लर्न करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तुम मन में सवाल को लेके घूमते रहते हो। बता रहे शेखर? फोटोकॉपी कैसे, तो मेरे को बताना है यार, मेरे पास उस समय फोटोकॉपी की मशीन नहीं थी। ये ये रहे ना, तो अलग अलग स्थान 8, ये आपके सामने लिख तो रहे हैं अलग अलग स्थान 8। तो मेरे को बता दो 14 क्या है। तुम बताओ रोबिन। एक स्थान से, ये तुम क्यों नहीं कह पा रहे हो? यही कहना चाह रहे थे, यही कहना चाह रहे थे, एक से डबल मिले हैं। कांता तुम क्या कहना चाह रही थी? हाँ तेजस्विनी। इनमें 14 लाइन है, सब में या एक में? सब में। प्रेम तुमको कुछ कहना है? कुछ तो बोलो। एक से अधिक मिले हैं स्थानों से, ऐसे? हाँ राहुल, वो प्रियांक बताओ क्या कहना है तुमको? एक से ज्यादा मिले हैं। तुमको क्या कहना है मनीषा? एक स्थान से 2-3 मिले हैं तो 13-14 हो गए। जिज्ञासा से पूछते हैं, वो अलग जवाब देगी। हाँ बोलो। जिज्ञासा से पूछते हैं। हाँ जिज्ञासा। अरे कुछ तो बोलो ऐसे, यहाँ मुंडी मत हिलाओ। यहाँ सीखने के लिए आते हैं तो सही गलत कुछ भी बोलो। नहीं पार पड़ रही, पता ही नहीं चल रहा। आप बताओ। एक स्थान से एक से ज्यादा मिले हैं। हाँ किरण। इन पर क्या है? सही बताया उसने, तेजस्विनी ने। इन पे सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं हैं। और उनकी संख्या कितनी है? इन पे सम्राट अशोक की जो राजकीय घोषणाएं है उनकी संख्या है कितनी? क्या बताना चाह रही थी? यही? फिर आगे चलें। ये बात समझ, ये क्लियर हो गई कि वृहत शिलालेखों पे सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं कितनी है? क्लियर। और ये 14 घोषणाएं अब तक हमको कितनी जगह से मिली हैं? ये रहे तुम्हारे सामने प्रियंक। अब ये जो 8 स्थान आपके सामने लिखे हुए दिख रहे हैं क्या? तो ये जरा मेरे को देख के बताओ कौन सी लिपि और भाषा में है? कौन सा? ये सब? ये शाहबाज गढ़ी और मनसेरा दोनों पाकिस्तान में है। अब बताओ, अरे इस बच्चे को बोलने दो। या सबको सिखाना है या किसी एक को सिखाना है? ये शाहबाज गढ़ी और मनसेरा दोनों कहाँ हैं? पाकिस्तान में। अब बताओ प्रियंक। भाषा। दे दिया ना जवाब इसने, ठीक है ना? अभी पता चलेगा इसने सही दिया है गलत दिया है। बता रहे शेखर? ये
शाहबाजगढ़ी और मनसेरा किस भाषा में है? और लिपि क्या बता रहा है, ये बैंक गया है क्या? तो सही बता रहा है? तो क्या सच पूछते हैं? और क्यों है मनीषा, बताना मेरे को। पाकिस्तान में हम पहले ही देख चुके हैं कि क्या है, पाकिस्तान में कोई भी अभिलेख मिलेगा तो उसकी लिपि क्या होगी और उसकी भाषा क्या होगी। क्लियर? अच्छा, तो प्रियांक, ये धौली और जौगढ़ उड़ीसा में है, अब बता। और ये गिरनार जूनागढ़ है, गुजरात वाला। और ये कालसी जो है ये उत्तराखंड में, देहरादून में। और ये सोपारा महाराष्ट्र में, बंबई के पास। और अर्रेगुडी आंध्र प्रदेश में है। ये अपवाद है, ये अलावर्त शैली में है। और अलावर्त शैली का मतलब होता है खरोष्टी लिपि। इतने सारों में एक अपवाद है, देख लो। अर्रेगुडी आंध्र प्रदेश में। और ये हलावर्त शैली में कहा है। हलावर्त शैली का मतलब क्या है? खरोष्टी लिपि है। तो हमने एक फॉर्मूला बनाया तो काम कर गया ना, ऑलवेज काम करेगा। दो चार ही अपवाद हैं टोटल 163 में। हो गया? तो शाहबाजगढ़ी और मनसेरा चूंकि पाकिस्तान से मिले हैं इसलिए वो खरोष्टी लिपि, और शेष ये भारत से मिले हैं इसलिए ब्राह्मी लिपि। और लेकिन अर्रेगुडी हलावर्त शैली में है, जिसको क्या नाम दिया गया है? खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि को स्थानीय लोग वहां क्या बोलते थे? हलावर्त शैली। तो शाहबाजगढ़ी जो अभिलेख खोजा है वो जनरल कोर्ट ने खोजा है। शाहबाजगढ़ी अभिलेख के खोजकर्ता कौन है? जनरल कोर्ट। और मनसेरा अभिलेख के खोजकर्ता हैं कनिंघम। शाहबाजगढ़ी अभिलेख तो खोजा है जनरल कोर्ट ने, और मनसेरा अभिलेख खोजा है कनिंघम ने। और धौली और जौगढ़ धौली खोजा है कीटो ने। धौली के खोजकर्ता कौन है? कीटो। और जौगढ़ खोजा है इलियट ने। और गिरनार को खोजा है अपने घोड़े वाले बाबा ने, कर्नल। देखो बोलना ही नहीं पड़ा मेरे को, घोड़े वाला बाबा तो बहुत फेमस है। और कालसी खोजा है फॉरेस्ट ने। कालसी शिलालेख किसने खोजा है? फॉरेस्ट ने। फॉरेस्ट ने। और सोपारा खोजा है भगवान लाल इंदिरा जी ने। सोपारा अभिलेख किसने खोजा है? भगवान लाल इंदिरा जी ने। और अर्रेगुडी खोजा है अनुघोष ने। अर्रेगुडी किसने खोजा है? अनुघोष ने। वो उस राजकीय घोषणाओं को ही संख्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 14। राजकीय घोषणाओं को ही संख्या नाम दे रहे हैं। आप ऐसे समझो, हाँ ये आप अपने शब्दों में बताओ एक बार क्या समझे। आप ऐसे समझो आपके पास ये कॉपी है और ये सम्राट अशोक का मतलब कालसी शिलालेख है। इसमें आपने पहले नंबर पे जो लेसन डाल रखा है, एवरी प्लेस पहले नंबर पे है वो।
एक ही जैसा, तभी तो यही तो लॉजिक है। अभी आगे मैं यही समझा रहा हूं कि प्रत्येक पे कितनी घोषणाएं हैं। उन राजकीय घोषणाओं को यहां संख्या के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये राजकीय घोषणाएं जो हैं ये अब तक हमको कितने स्थानों से मिल चुकी हैं? 8 स्थान ये रहे आपके सामने। प्रत्येक पर कितनी घोषणाएं हैं? 14 घोषणाएं। प्रत्येक पर सम्राट अशोक की कितनी डिक्लेरेशन है? इसके कुछ अपवाद है, वो बता रहा हूं मैं अभी अपवाद कैसे हैं। ये क्लियर हो गई है बात सबको, या फिर ऐसे ही मुंडी ला रहे हो? मनीषा पक्का? आगे चलें फिर, ट्रेन को आगे बढ़ा दें। अपन ने कहा है कि इसके वृत्त शिलाओं पर 14 राजकीय घोषणाएं जो हमको, ये तो सबके क्लियर हो गया। ये स्थान तो आपको रट के याद रखने, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? शाहबाज गढ़ी मनसेरा याद करने का कोई फॉर्मूला थोड़ी आ सकता है। अब ये नया सवाल है जो आपसे पूछे जाएंगे फ्यूचर। आपको एक साइड में क्या दे देगा और दूसरे साइड उनके देगा खोजकर्ता, ठीक है ना। वन लाइनर सवाल है, किस अभिलेख पे कौन सी घोषणा लिखी हुई है, कौन से नंबर पे लिखी हुई है, वो भी अपन एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। और जो वो डिस्क्राइब एग्जाम जो होंगे उनमें उनमें डिटेल है। सम्राट अशोक के शिलालेखों पे एक लिखो लेख, कुछ भी ऐसे। तो अब अपने पास इसके अपवाद देखो कैसे काम करेंगे। धौली और जौगड़ है ना, इनको पृथक कलिंग प्रज्ञापन बोलते हैं। धौली और जौगड़ को क्या बोलते हैं? कहाँ हैं ये दोनों? उड़ीसा में है। पृथक तो जानते ही हो, सेपरेट। प्रज्ञापन होता है कल्याण, कलिंग के लोगों का अलग से। धौली और जौगढ़ के जो शिला हैं उनको मौर्य इतिहास में क्या बोलते हैं? पृथक कलिंग प्रज्ञापन। सम्राट अशोक ने जो कलिंग का युद्ध लड़ा था वो कहां हुआ था? सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध ही लड़ा था, और उसमें ये 1 लाख कलिंग निवासी मार दिए थे और 1.5 लाख को बंदी बना लिया था। सम्राट अशोक ने 1 लाख कलिंग निवासी मार डाले और 1.5 लाख को, और यह युद्ध कलिंग में हुआ। कलिंग के निवासियों को उसने क्रूरतम तरीके से पराजित किया। तो सम्राट अशोक के प्रत्येक शिलालेख की 13वीं लाइन पे यह बात लिखी हुई है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध लड़ा, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए, और ये घोषणा उसने अपने शिलाओं पे कौन से नंबर पे लिखवा रखी है? अब ये बात वो यहां लिखवा सकता है क्या धौली चौगड़ में? क्यों? ऑलरेडी है विरोधी। हाँ समझ गए ना कि ये 13वीं लाइन ये यहां पे नहीं लिखवा सकता ना। इसलिए धौली और जौगढ़ के जो शिलालेख हैं इन पे राजकीय घोषणा की ग्यारह, 12 और 13 नहीं है। धौली और जौगढ़ में इसने जो 14 राज की घोषणा करवाई है ना, 1 से लेके 14 तक, इनमें से बीच की 3 घोषणाएं मिस हैं। कौन से नंबर की? 11th, 12th एंड 13th। इनकी जगह कलिंग निवासियों के कल्याण के लिए 2
पृथक घोषणा अंकित करवाई। दो पृथक घोषणा अंकित करवाई। तो सम्राट अशोक की जो 14 घोषणाएं हैं वो प्रत्येक पे लिखी हुई हैं, लेकिन वो दो जगह मिस हैं। कहां पे? वहां क्यों मिस हैं? कलिंग का युद्ध वहीं तो हुआ था, तो वहां के लोगों को तो पता था, तो इसने वहां के निवासियों पे मरहम पट्टी लगाने के लिए 11, 12 और 13 तो हटा दिए और उनकी जगह दो अलग से लाइनें ऐड करवाई। और उसमें पता है क्या लिखवाया? जिस तरह एक पिता अपने पुत्र के कल्याण की कामना करता है, उसी तरह मैं कलिंग के निवासियों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर। अरे भाई 1 लाख मार दिए थे, 1.5 लाख को बंदी बना लिया था। पृथक कलिंग प्रज्ञापन किसे कहते हैं? धौली और जौगढ़ के शिलालेखों को कहते हैं। क्यों कहते हैं? 11, 12, 13 नहीं है, और उनकी जगह दो अलग घोषणाएं हैं जिनमें कलिंग के निवासियों के कल्याण का उल्लेख किया गया है। यही बात है, ठीक है। कितनी राजकीय घोषणाएं हैं? 14 राजकीय घोषणाएं हैं। हाँ, 11, 12, 13 हटा दी और उसकी जगह जगह खाली रह गई। तो ऐसे ऐसे थोड़ी है कि पहले मिटा दिया है फिर लिखवाया है। ऐसे थोड़ी है पहले मिटा दिया है और फिर लिखवाया है। 13 लेके, ठीक है। 14 राजकीय घोषणाओं में आपको ऐसे ध्यान रखना है, जैसे पहला शिलालेख, उसमें क्या लिखा हुआ है? पहले शिलालेख में लिखा हुआ है समाज में उत्सव और पशु बलि का निषेध। समाज में उत्सव मनाने और पशुओं की बलि देने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि जब अपन उत्सव मनाते हैं तो पैसा वेस्ट होता है ना। और दूसरे में दूसरी लाइन लिखी हुई है, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। सभी मनुष्य क्या हैं? राजा ने अपनी संतान की तरह बताया है। दूसरा शिलालेख, इसमें लोक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख है। सम्राट अशोक ने प्रजा की भलाई के लिए जो काम करवाए उनका उल्लेख है। दूसरी लाइन में केरल पुत्र, केरल पुत्र की पहचान हुई है चेर से। सत्यपुत्र, इनकी अभी तक कोई पहचान नहीं हुई है, तुमको मिल जाए तो फिर बताना, ठीक है। दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है? केरल पुत्र यानी चेर, सत्यपुत्र पता ही नहीं है कौन है। चोल
पांड्य और ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी का मतलब श्रीलंका से का उल्लेख। तीसरी बात है, यवन राजा, यूनानी नहीं, यवन राजा एंटियोकस का उल्लेख। हो गए। तीसरा शिलालेख, युक्त, राजुक और प्रादेशिक को प्रति 5वें वर्ष राजकीय दौरा करने का आदेश। प्रशासन आपके द्वार, सरकार कहती है ना, ठीक है ना, सरकार आपके द्वार। सम्राट अशोक कह रहा है कि सरकार हर 5वें वर्ष दौरा करे। और चतुर्थ शिलालेख, युद्ध नीति की जगह धम्म नीति अपनाने का उल्लेख। सम्राट अशोक चौथे शिलालेख में कह रहा है कि मैंने युद्ध के स्थान पे क्या अपना लिया है, धम्म। चेंज कर दें स्लाइड, साथ साथ लिख रहे हो। पांचवा शिलालेख आएगा मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था। दूसरी बात लिखी हुई है, धम्म महामात्रकों की नियुक्ति। तो मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ है, मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ है। और फिर है यवन, गांधार, कंबोज, पैतनिक, यवन, गांधार, कंबोज, पैतनिक
और ऋष्टिक, यवन, गांधार, कंबोज, पैतनिक और ऋष्टिक, जनपद और जातियों का उल्लेख। पता नहीं चल पा रहा कि ये जातियां थी या जनपद थे। हाँ, कह नहीं सकते ना, अपन कौन होते हैं कहने वाले। ये तो ये सल्तेकर ने जो राष्ट्रकूट एंड दियर टाइम्स जो हिस्ट्री लिखी है, उसमें कहा है कि जिन ऋष्टिक का उल्लेख सम्राट अशोक के अभिलेखों में है, वही ऋठिक अब ये हैं, और ऋठिक से ही क्या बनेंगे, महारथी, महारठी। फिर सिक्स्थ अभिलेख में है धम्म महामात्रकों को आदेश दिया कि प्रजा से संबंधित सूचना से अवगत करवाएं। भाई जनता से संबंधित जो भी सूचना है वो सम्राट तक पहुंचनी चाहिए। धम्म का स्वरूप स्पष्ट किया। कौन से शिलालेख में? आठवें शिलालेख में धम्म यात्रा की सूचना दी। अब धम्म ही धम्म आएगा। सात से लेके और 11 तक क्या है, धम्म है। नवे में धम्म पर बल दिया। और दूसरी बात है स्वर्ग प्राप्ति का उल्लेख। नोट कर लिया। मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था कहाँ पे है, और धम्म महामात्रकों की नियुक्ति कहाँ है, और धम्म महामात्रकों को आदेश दिया कि प्रजा से संबंधित सूचना बताओ। और यवन, गांधार, कंबोज, पत्निक, ऋष्टिक कहाँ है, पांचवे में। और वो केरल पुत्र, सत्यपुत्र, चोल, पांडे, ताम्रपर्णी, यवन, ये कहाँ है, दूसरे में। रवन, यवन, यवन राजा एंटीओकस कहाँ है, दूसरे में। ठीक है, चेंज कर दें। धम्म नीति को श्रेष्ठ नीति बताया।
धम्म नीति को श्रेष्ठ नीति बताया गया है कौन से में? और स्वर्ग प्राप्ति का उल्लेख कहाँ पे है? और धर्म पर बल कहाँ दिया गया है? 9वें में ही। और धम्म का स्वरूप स्पष्ट कहाँ किया गया है? और धम्म यात्रा की सूचना दी गई है। और धम्म नीति की विशेषताएं बताई हैं 11वें में। और 12वां शिलालेख सम्राट अशोक की बहुत बड़ी बात बताता है, धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख। सम्राट अशोक ने अपने धर्म को किसी पर भी थोपने का प्रयास नहीं किया। तेरहवां शिलालेख। पहली बात है, धर्म विजय का उल्लेख। दूसरी बात है, 5 सीमांत यूनानी राज्यों का उल्लेख। तीसरी बात है, कलिंग युद्ध का उल्लेख। 5 सीमांत यूनानी राज्यों का उल्लेख है, धर्म विजय का उल्लेख है, कलिंग युद्ध का उल्लेख है और आट्विक राज्यों का उल्लेख है। आट्विक का मतलब होता है जंगल। और जो अंतिम शिलालेख है 14 नंबर का, इसमें है जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया। जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया। तो ये सारे जो अभिलेख आपने पढ़े हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा दिखाई दे रहा है? 13th वाला, कलिंग युद्ध का उल्लेख, 5 सीमांत यूनानी राज्यों का उल्लेख, आट्विक राज्यों का उल्लेख। तो एक तो 13 नंबर याद रखो, ठीक है। एक 12 नंबर याद रखो, ठीक है। सारे याद करने हैं, लेकिन पहले कौन से याद करने हैं? एक 5वां याद रखो, है ना। और एक थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, ये भी आधे याद करने हैं। सारे कहाँ गए? 14 में से 6 ही बताएं, 7 हो गए।
फिर पहले ये इनको याद करो आप, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा भी है क्या? हाँ, 1 से 5 तक। और फिर धार्मिक सहिष्णुता, है ना, और फिर 13वां। तो कलिंग युद्ध का उल्लेख कहाँ है? 13वें में नहीं, 13वें शिलालेख में। ठीक है ना। और 5 यूनानी राज्यों का उल्लेख कहाँ है? और मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख और धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख 12वें शिलालेख। ठीक है, अब देखो यहां, अब आपने तो रट लिया कि हाँ। अब जो 13वें शिलालेख में 5 यूनानी राज्यों का उल्लेख है ना, वो सवाल पूछते हैं। अलग से नोट करो उनको। राज्य और शासक, सबसे पहला जिसका उल्लेख है वो है मिस्र, और मिस्र का शासक बताया गया है तुर्मे। सम्राट अशोक के अभिलेखों में मिस्र का शासक किसे बताया गया है? और सम्राट अशोक जिसे तुर्मे कह रहा है ना, वो शासक है टॉलमी सेकंड प्लडेल्फस। तो जिसको तुम चीकू कहते हो ना, वो विराट कोहली है ना। जिसको सम्राट अशोक तुर्मे कह रहा है वो कौन है? तो सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में मिस्र का शासक किसे बताया गया है? तुर्मे को, जबकि उसका वास्तविक नाम क्या था? और सम्राट अशोक के अभिलेखों में मैसिडोनिया का शासक बताया गया है अंतेकिन को। मैसिडोनिया का शासक किसे बताया गया है? और ये अंतेकिन है एंटीगोनस। नाम अल्टीमेट रखे ना सम्राट अशोक ने। अंतेकिन क्या है? और तीसरा है सेरिन, और सेरिन का है मग। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मग या मगस। और चौथा बताया गया है एपिरस। चौथा राज्य कौन सा है? एपिरस। और एपिरस का शासक बताया है अलिक सुंदर को। और अलिक सुंदर का नाम क्या था? एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर। सम्राट अशोक के कौन से शिलालेख में 5 यूनानी राज्यों का उल्लेख है? उसमें पहला कौन सा है? मिस्र। और दूसरा, मिस्र का शासक किसे बताया है? तुर्मे को। और तुर्मे की पहचान इतिहासकार किससे कर रहे हैं? और मैसिडोनिया का शासक अंतेकिन को। और सेरिन का शासक मग। और एपिरस का शासक अलिक सुंदर। और सीरिया का शासक एंटीओकस। सम्राट अशोक उसे कहते हैं एंटीओक। बताओ कहां तक राज्य था सम्राट अशोक का? और अभी भारत जम्बूद्वीप मतलब सिकुड़ता हुआ कहां तक आ गया है? करो तुम कुछ, ताकि हिंदुस्तान की सीमाएं दोबारा से।
छोटा सा एग्जाम तुमसे पास नहीं हो रहे, और बात है फिर तुम बड़ी बड़ी करते हो। ठीक है, तो फिर इसके आगे कल पढ़ते, कल पढ़ेंगे लघु शिलालेख और स्तंभ लेख। याद करो साथ साथ, ट्रेन पीछे रह जाएगी नहीं, है ना। ऐसा लगता है कि तुमको कि पूछूंगा फिर मैं कल आते ही, पक्का। ठीक है, तो डन।